हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कल हम लोगों ने जो पढ़ाई करी उसको जाके रिपीट किया आप लोगों ने? पक्का किया? वेरी गुड। तो रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उसको सिर्फ पढ़ लें। रिपीट का मतलब ये भी होता है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर उसको भी आप लोगों को निकालना होता है। कि जैसे मान लो एक छोटी सी मार्केट में खूब बुक्स हैं, मतलब आप लोग कितनी भी बुक्स लो मान लो, तो आप उनको कहिए कि प्रीवियस पेपर की जो एग्जाम है, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड जो भी एग्जाम लगे हैं उनके जो पेपर आते हैं वो दे दो, आप ले आना। टॉपिक वाइज आते हैं वो, प्रेरणा के नाम से भी आती है, ऐसे कई नाम है। तो आप लोग जैसे राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज, कौन कौन से एग्जाम में है वो भी लिखा होता है उस पर। तो उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है। और इससे हमें एग्जाम के पैटर्न का भी पता लगता है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जैसे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जो एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, जैसे कई एग्जाम होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह के, तो उनका जो एग्जाम का तरीका है, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जो पेपर में क्वेश्चन आते थे वो अपने को क्या पूछता था कि नक्की झील के ऊपर जो पत्थर लगे हुए उनका आकार कैसा है, तो हम याद करते थे टॉड रॉक, नन रॉक, ना कपल रॉक, फलाना रॉक। अब यार एक बात बताओ, प्रश्न देने के लिए और ही खूब है, अब इन पहाड़ियों के आकार ही ढूंढने रहेंगे कि हम लोग बेरोजगार लोगों के साथ अब तुम कुछ भी कर लोगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लोगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामों में वो बड़े अच्छे क्वेश्चन और एक लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होता है, उसके साथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके ट्रेंड को समझना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि उसको समझ गए तो हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग राजस्थान की सीमा की बात कर रहे थे, सही है ना? यही चल रहा था टॉपिक, राजस्थान की सीमा। और राजस्थान की जो सीमा थी वो हमने पढ़ी थी और हमने इसको दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? दो में। एक हमने पढ़ी थी अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरा जो था उसका नाम था अंतरराज्यीय सीमा। यही था, ये दो प्रकार की सीमाएं हमने पढ़ी थी। जो हमारी राजस्थान की सीमा थी वो टोटल कितनी थी? 5,920 किलोमीटर, यही तो थी। उसके बाद में हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी थी? 1,070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। क्या हम लोग ये आंकड़ा सही लिख चुके हैं? ओके। अब सवाल यहां से था कि हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में सारी बातें जान ली थी और हमने ये पढ़ा था लास्ट में कि सर जो हिंदूमल कोट है उससे लेके नीचे जो बाड़मेर वाला हिस्सा है जिसको सहागढ़ कहते हैं, सहागढ़ बल्ज, ऐसा ही कुछ था, वहां तक की जो सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है, राइट। उसके बाद में हमारे यहां से जो सीमा है, ये जो सीमा होगी वो सीमा अंतरराज्यीय सीमा होगी। और ये जो सीमा यहां से लेके यहां तक की ये अंतरराज्यीय सीमा है जिसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। क्लियर है? अब एक कॉमन सेंस का प्रश्न पूछता हूं, आप जितने बैठे हैं और बाकी ऑनलाइन भी देख ही रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा यदि हिंदूमल कोट से शुरू होती है, हिंदूमल कोट से शुरू होती है और सहागढ़ तक जाती है, तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अंतरराज्यीय सीमा कहां से शुरू और कहां तक जाती है? मेरा सवाल है आप लोगों से। यस, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों जो क्वेश्चन है, भले ही वो अंतरराष्ट्रीय का पूछ ले, भले ही वो अंतरराज्य का पूछ ले, शुरू वहीं होना है और वहीं खत्म होना है, ठीक है ना? जैसे ये बोलेंगे आप हिंदूमल कोट से शुरू हो रही है और कहां जाके खत्म हो रही है? सागर तक। कौन सी वाली? अंतरराष्ट्रीय भी और अंतरराज्यीय भी। बात क्लियर है? अब इसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से हमने 4-5 प्रश्न निकाल लिए थे। वापस से रिपीट, यहां था गंगानगर, पढ़ा था आपने। उसके बाद में था आपका बीकानेर, उसके बाद में था आपका जैसलमेर और उसके बाद में था आपका बाड़मेर, यही पढ़ा था। ये तो था उत्तर से दक्षिण में जिलों का क्रम जो सीमा पर स्थित है वो, ठीक है। अब देखो, बड़ा ध्यान से सुनना है। यहां पर जो अपना जिला है उस जिला का मुख्यालय गंगानगर। कौन है ये? गंगानगर। बड़ा ध्यान से सुना, बहुत एक
बहुत ही अच्छा सवाल आप सीखने जा रहे हैं अभी। और यहां पर जो दूसरा है उसका नाम है बीकानेर। ठीक है, यहां पर ये जो तीसरा सवाल बनेगा वो बनेगा धौलपुर से। हाँ जी साहब, यहां आपके सामने 3 सवाल बनने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से बनने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। देखो, गंगानगर, गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। आप पहला प्रश्न समझ गए हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित। देखो यहां जो आपको जिस बात पे जोर देना है वो ये है, सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय उसका नाम क्या है? बीकानेर। उसका नाम क्या है? इनका कलर चेंज होता है क्या? ओके, और ये आपका बीकानेर है। अब देखना इस सवाल में, इस सवाल को सिर्फ एक छोटे से वर्ड का चेंजिंग होगा और फिर देखना आप सवाल ही चेंज हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर सबसे दूर, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, सबसे दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। क्या आंसर आया? धौलपुर। देखो दोस्तों, यहां आपको ना एक ही शब्द का फर्क है, सिर्फ एक शब्द का। यहां देखो, यहां मैंने लिखा है सीमा पर, लिखा हुआ है पर, और यहां लिखा है सीमा से। बस इतना सा ही फर्क है। अब हम लोग जब जल्दबाजी हम लोग प्रश्न का आंसर देते हैं ना, तो अब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें पता होता है, टाइम का ध्यान रखते हैं फटाफट, और ऐसे प्रश्न जब पढ़े हुए आते हैं ना तो हम लोग बिना देखे टिका देते हैं मामले को, फिर बाहर देखे अरे यार ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमारा गलत इसलिए हो गया भाई हमने पढ़ा ही नहीं था प्रश्न को। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अरे तीनों लाइनों को यहां समझो। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 4। अब जिला तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिला का जो मुख्यालय होता है वो दूर होता है और नजदीक होता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना? जैसे जयपुर तो यह है, लेकिन जयपुर उधर सिक्कर सरगोड़ तक जा रहा है ना, इधर दूदू तक जा रहा है, उधर आपके दौसा तक टच हो रहा है, तो जयपुर तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन जिला मुख्यालय ये है। तो ये प्रश्न जो है ना वो ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनमें जिला मुख्यालय सबसे नजदीक किसका है? तो आंसर क्या आएगा? गंगानगर। किसका आएगा? गंगानगर। फिर कह रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं 4, उनमें दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर के अलावा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो यह है, और इससे दूर सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन है? उसका नाम क्या है? धौलपुर। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन क्या होता है ना, हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम पढ़े। अब याद तो कर लेते हैं, पर याद करने के बाद में जब दोबारा एग्जाम में आता है तो फिर वो कंफ्यूज पैदा हो जाता है, यार ये आएगा, बीकानेर आएगा, बाड़मेर आएगा, जैसलमेर आएगा, आएगा क्या? फिर हमारा मामला खराब हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कल आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सारी चीजें आपको बता दी थी, मैंने बताई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे आज अगली जो अपनी कैटेगरी है जिसका नाम है अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। दोस्तों हम लोग ना हिंदवासी हैं, ठीक है ना? हिंदवासी हैं या नहीं है? बताइए, है ना? तो मुझे आपसे एक सवाल करना है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी मुझे आंसर बता सकते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बताइए। अच्छा, सारे इधर से ही हो? कोई फ्रांस, युगांडा, अफ्रीका, अर्जेंटीना से तो नहीं हो? इधर ही तो बताइए भी। हिंदी? नहीं है, संस्कृत है? हिंदी है कंफर्म? हाँ, राष्ट्रीय भाषा। वेरी गुड, सही आंसर यही है। हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, हमारे देश में राजभाषा है। राजभाषा क्या है?
हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी में एक शब्द लिखा है मैंने अंतरराष्ट्रीय, और एक लिखा है मैंने अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय, ठीक है। ये सही जरूरी नहीं है सही लिखा हो मैंने, लेकिन ये सही लिखा है अंतः और अंतर। इन दोनों का डिफरेंट क्या है? देखो मैंने ये हिंदी की परीक्षा नहीं ले रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हमें टॉपिक को समझना है, और ये ठीक है भाई, जब लिखा हुआ है बोर्ड पे तो समझना तो चाहिए अपने को। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। अंतर यानी कि ये दो राज्यों की बात कर रहा है, या जो दो जिले भी हो सकते हैं, अंतर जिले। और ये जो अंत है का मतलब है जिले के या राज्य के अंदर। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हमारे को ये चीजें ध्यान में रखनी है। अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, हमारे ये जो 4850 किलोमीटर की सीमा है वो अलग अलग राज्यों से लगी हुई है, और इन अलग अलग राज्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। किसकी बात करते हैं? पंजाब की। और ये जो पंजाब राज्य है जो सीमा बनाता है, तो इस पंजाब राज्य की जो सीमा हमारे साथ बनती है वो आपको सबको पता होनी चाहिए, 89 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? और ये कितना है? न्यूनतम है। क्या है? मतलब जितने भी राज्य हमारे से सीमा लगाते हैं, कितने लगाते हैं? 5। उन 5 राज्यों में जो सीमा बनती है, सबसे कम सीमा किसके साथ बनती है? अब देखो मैं दो चीजें नहीं लिखाने वाला हूं या न लिखने वाला हूं, क्योंकि वो इसलिए नहीं लिखना कि उसमें टाइम खराब होना है। तो आप खुद भी घर जाके भी मेहनत करेंगे, करना ही है, इसमें क्या है, जॉब लेना तो करना पड़ेगा। तो आपको जो मैं काम दे रहा हूं वो काम ये है कि आप लोग, वैसे मैं बोल सकता हूं कि यहाँ फाजिल्का है और मुक्तसर है, ठीक है, हरियाणा में रेवाड़ी है, हिसार है, मैं सारे वो जिले आपको लिखवा दूंगा, बट फिर उसको आप लोग खुद भी जाके एक बार मेहनत करें तो मुझे शायद, मैं ऐसा समझता हूं कि हमें ज्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हमारे राज्यों के नाम लिखूंगा। यहाँ पे आप जो राज्यों के जिले हैं, राज्यों के जिले, किसके जिले? राज्यों के जिले। और यहां पर जो है वो राजस्थान के जिले, जिसमें उद्देश्य मेरा ये है कि ये मैं आपको इसलिए लिखाऊंगा कि हम लोग इसको सीख रहे हैं। इसका उद्देश्य इतना सही है राज्यों के कि अपने को याद होना चाहिए। मान लो गलती से पूछ ले प्रश्न तो हम उसका आंसर सही कर सकते हैं। बाकी यहां से सवाल जो आपका एग्जाम है उसमें आने का संभावनाएं कम होती है, लेकिन सर आ गया तो उस कंडीशन में हम इनकी जो चर्चा करेंगे वो आप खुद यहाँ पे लिखेंगे घर जाके कि यहाँ पर पंजाब के 2 राज्य जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। आपका हरियाणा उसके 7 जिले आएंगे, आज का जो यूपी आएगा उसके 2, मथुरा आगरा आएंगे, आपका एमपी के 10 जिले आएंगे, आपके गुजरात के 6 जिले, वो हमें पढ़ने हैं, है ना, लिखने हैं, कोशिश करनी है। तो राज्यों के यहाँ पंजाब हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। 2 प्रकार के कैसे सर? एक तो हमारे राजस्थान की सीमा बनाते वो जिले तो नहीं पढ़ने हैं, उसमें क्रम भी याद रखना है। क्या करना है आपको? क्रम याद रखना है। तो देखो राजस्थान के जिलों में सबसे पहले पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला जिले का नाम बताओ फटाफट। पहला, ध्यान रखना, क्रम से बताना है, गंगानगर। नंबर दूसरा हनुमानगढ़। नंबर तीसरा चूरू। अच्छा यहां तो 2 ही आएंगे ना, ये तो ओके, यहां तो 2 ही आएंगे। ये हो गया अपना पंजाब के साथ मामला, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे, हरियाणा। और हरियाणा के साथ कितनी है? नहीं, सीमा की लंबाई 1262 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 1262 किलोमीटर है। और यहां पर जिले आएंगे हनुमानगढ़। अब देखो क्रम से बोलना, यदि कल आपने घर जाके पढ़ा है तो मैं 100% मानूंगा आज कि आप सच में पढ़ाई करके आए हो, ठीक है। हनुमानगढ़, उसके बाद बोलो चूरू, उसके बाद में झुंझुनू। नहीं, ये कौन बोल रहा है भाई, ऐसे नहीं करो, है ना, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कल हमने क्रम याद किया है, हमने क्रम याद किया है, तो याद रखना है चूरू, झुंझुनू और सिक्कर और जयपुर, जयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद भरतपुर, उसके बाद बस, वेरी गुड, भरतपुर। अब देखो इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे हम जिले लिख लेंगे उनके, पर वो जिले लिख के अपने पास पड़े रहेंगे नोट्स में, हाँ ठीक है हो गए। पर यहाँ से हमें ये लिखने का उद्देश्य, मैं इसको भी आपसे लिखवाता,
लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि आपका जो कल आपने पढ़ा उसका रिपीट हो जाना है। ओके, नहीं मैं आपसे भी यही भी लिखवा था कि चलो लिख के लाओ, तो पर ऐसा होगा नहीं। अभी हरियाणा के बाद में हम चलेंगे यूपी में, और यूपी में कितनी सीमा है? 877 किलोमीटर है। और यहां से हम बात करें तो जिले आप लोग लिख ही लेंगे, मथुरा और आगरा, जो भी है जो आप लोग लिखने हैं। और हमारे यहाँ पे एक तो कौन है? भरतपुर, और एक कौन है? धौलपुर, एक कौन है? धौलपुर। ओके, तो ये हमारे यूपी का मामला हो गया है। उसके बाद में हम चलते हैं एमपी में। कितना है एमपी में? 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। और ये क्या सर्वाधिक है या अधिकतम है? यस या नो? यस, एमपी के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा बनती है। कितनी सीमा? 1600 किलोमीटर। और कितने जिले? 10 जिले। यहां पर कितने जिले हैं? 2। यहां पर कितने जिले हैं? आप 7। यहां पे कितने हैं? 2। यहां पे कितने आएंगे? 6। ये संख्या मैंने बता दी आपको ना, लिखना आपको है। एमपी के बाद में हमारे यहाँ पे देखो, पहला आएगा धौलपुर, दूसरा बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे, बताओ अब कौन आएगा? करौली, वेरी गुड, करौली। उसके बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में कोटा, कोटा, वेरी गुड। देखो मेरे को ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो कंटिन्यू वो सही बोल रहे हैं, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब मामला गड़बड़ है ना। आप कोशिश करो, हमने कल यदि उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, चलो मुझे बताओ एक बार, कितने लोगों ने कल जो हमने पढ़ा उसको घर जाके पढ़ा था? ईमानदार से बताना, झूठ नहीं बोलना है। सब नहीं पढ़ा, ये बाकी लोगों ने पढ़ा, पढ़ना चाहिए, पढ़ने से आदमी की सेहत सही रहती है ना। ट्राई करना। कोटा, कोटा के बाद में क्या आएगा? 12, 12 के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पहले चित्तौड़ आएगा, उसके बाद में आएगा भीलवाड़ा, उसके बाद फिर चित्तौड़ आएगा, है ना, लेकिन हम लोग उनको इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, उसके बाद बताओ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 10 हो गए होंगे। ये हमारे जिले हैं जो किससे सीमा लगा रहे हैं? एमपी से। उसके बाद में किसके साथ सीमा लगाएंगे हम लोग? गुजरात, गुजरात। और सीमा की लंबाई बताओ? 1022 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1022। सीमा 6 जलाएंगे, है ना। उसके बाद में यहां से बांसवाड़ा, फटाफट बोलो, कंटिन्यू बोलना है। डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद सिरोही, जालोर, जालोर के बाद बाड़मेर। वेरी गुड। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब देखो आप, यहां से हमारा जो सवाल है वो सवाल अगला कैसे भी पूछ ले, आप उसका आंसर दे सकते हो इस इंडेक्स के माध्यम से। यहां जिले और लिख लेना, ज्यादा आपको यहां पे फोकस करना है। सर सवाल कैसे आएगा एक बार बता दीजिएगा, हम बता देते हैं आपको। पहला सवाल तो किसके साथ सीमा कितनी लंबी है ये लगाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमें यह भी पूछ सकता है कि राजस्थान की सीमा किन राज्यों से बनती है, उनका अवरोही क्रम बताओ। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आप किसको डालोगे? एमपी को। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। नंबर 2 पे किसको डालने वाले हो? हरियाणा को। जैसे मैं यहाँ पे क्रम भी दे देता हूं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, उसके बाद में थर्ड ये हो गया, फोर्थ आपका यूपी हो गया, और फिफ्थ आपका पंजाब। ये अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम पूछेगा तो क्या करेंगे आप? उल्टा, मतलब छोटे से बड़े की ओर। देखो अब बहुत से सवाल होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, हम उनको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जब क्लास से बाहर निकलता है बच्चा एग्जाम देकर, तो जैसे मान लो कोई सवाल नहीं आता है, ठीक है, सवाल नहीं आता है ना, तो सबसे पहले जो गाली दी जाती है ना वो टीचर को दी जाती है, साले ने कुछ नहीं पढ़ाया, फलाना बावड़ा बना दिया, ज्ञान दे दिया, ये वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब शिक्षक खड़ा होता है, एक विषय अध्यापक जब सामने खड़ा होता है, तो वो कोशिश करता है जिससे कि हमने जो प्रश्न पढ़ाए हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भी एग्जामों में आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई हम एग्जामिनर होते हैं कि छाप दिया भाई दियाना पेपर ये इधर से आएगा, और जो भी है ऐसा कहते हैं वो सिर्फ बावड़ा बनाने का काम है। तो मैं उम्मीद करूं ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। ओके, तो हमने ये राजस्थान का जो सीमा का जो मामला था ये भी हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ये राजस्थान का एक सामान्य सा परिचय था। अब
एक जो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम जब भी इस जीके को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वहां पर वो चीजें आती जाएंगी। जैसे मैं आपको बात करूं, मैंने आपको ये नहीं लिखवाया है कि किस जिले का आकार कैसा है ना। जैसे आप पढ़ते हैं प्याले नुमा शिखर है, सुरही के समान जयपुर है, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं बताइए आप। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है, तिलक के समान राजसमंद है ना, बतख के जैसा कौन सा है, मेंढक के जैसा कौन सा है। ऐसे सवाल जो होते हैं ये हम लोग अभी यदि मैं पढ़ाने लग गया ना तो फिर तो भाई अपनी क्लास है ना 90 दिन में भी खत्म नहीं होगी। और ऐसे सवाल फैक्ट के होते हैं, हमें याद करने होते हैं। हमें कितना ही कुछ, अब मैं ऐसे बतख बना के तो बताऊंगा नहीं, देखो ये भीलवाड़ा है और ये उड़ रहा है और ये ऐसा है इसकी आकृति, ऐसा नहीं। हमें जो पढ़ाना है या जो चीजें बतानी है आपको, वो मैं आपको स्पष्टली बताते जा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग जो आगे वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना ये 4 से 5-6 घंटे की क्लास का होगा। हाँ जी बताइए, बोलिए। क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए। जैसे सर हम दिशा निर्धारित करते हैं ना, क्या क्या निर्धारित करते दिशा हैं? का जो निर्धारण, हाँ दिशा का जो निर्धारण होता है, हाँ हाँ, तो सर उसमें उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, तो इसको पश्चिम उत्तर क्यों बोलते हैं? हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। इनका जो क्वेश्चन था मैं बताता हूँ आपको क्या कह रही है, क्या पूछ रहे हैं। देखो ये था क्वेश्चन कि सर ये हमारा, जैसे मान लो ये इंडिया था है ना, और ये इंडिया मान लेते हैं, ये इंडिया है और हमारा राजस्थान इधर है, और हमने कल पढ़ा था कि ये उत्तर और पश्चिम में है, ये ना। तो ये पूछना जो चाह रहे हैं वो सवाल ये है कि सर क्या इसको हम पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, बोलिए ना। प्रश्न सही होना चाहिए आपका ना। अब उस ऑप्शन में तो ऐसा हो तो आएगा नहीं कि उत्तर पश्चिम फिर दूसरा ऑप्शन पश्चिम उत्तर, ऐसा तो आएगा नहीं ना। इतना बावड़ा नहीं है प्रश्न देने वाला, है ना। और आएगा भी, मान लो गलती से किसी ने दे भी दिया तो डिलीट करना पड़ेगा अगले को, इसमें अपने की कोई वो नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा सवाल। ओके आगे बढ़े हम लोग। ओके अब जो हम लोग आगे का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये मान के चल लेना कि जो अब वाला टॉपिक चलेगा ये राजस्थान की 60% ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेगा। कितना प्रतिशत? 60% ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेगा। यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप ज्योग्राफी के अंदर कहीं भी मात नहीं खाओगे, ये हमारा वादा है आपसे, कहीं भी मात नहीं खाएंगे। और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े मस्ती से पढ़ना है। और जहां भी मामला अटक जाए तो बेझिझक पूछ लेना, भले आप ऑनलाइन बैठे हो या ऑफलाइन बैठे हो, सारे जो भी अपने को सवाल है वो अपने को समझने हैं। ओके सबसे पहले मैं आपको सिखाना की कोशिश करूंगा कि भौतिक स्वरूप होता क्या है। सीखना चाहोगे? पक्का सीखना चाहोगे? ओके आपके सामने मैं कुछ बना देता हूं। देखो इससे हमारे ना तो प्रश्न से इसका कोई नाता है, ना तो यहां से प्रश्न आएगा ना और कुछ आएगा। ये बड़ी अजीब प्रकार की आकृति है जो सिर्फ मैं बनाता हूं, ठीक है, सिर्फ मैं ही बनाता हूं। लेकिन ये एक ऐसी आकृति आपके सामने मैंने बना दी है कि आज पहली बार आप इसका अर्थ समझेंगे। ये क्या होता है सर, पहली बार आपको पता चलेगा। जैसे हमने आज तक, आपने आज तक सबने नदी का अफवाह तंत्र या नदी बेसिन का नाम सुना होगा, सुना है? आप मुझे इतना सा बता दो बेसिन क्या होता है? जगह बनाती है उसको नदी का पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट, भाव क्षेत्र कहते हैं ना। बताओ आप में से बताओ, बोल के बताओ मुझे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी आप बताने की कोशिश करें कि बेसिन, नदी बेसिन या नदी अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। अच्छा ठीक है, सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो आप सभी? सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो? चलो कोई बात नहीं, अपनी जमीन से जुड़े हुए हो आप, ठीक है। ओके तो मेरा जो सवाल है, अपना जो भी नदी होती है ना, नदी, तो ये नदी में जहां तक का पानी आता है, जहां से भी बह के आता है, जैसे मैं इसको एग्जांपल को यहां समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बड़ा आनंद आएगा आपको इस प्रश्न को समझने में। और आज तक मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि आप इंटेलिजेंट है, पर आपको किसने बताया नहीं ये बात, है ना। आज तक आपको यही कहा है तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मूसड़ हो, क्या है, फलाना है, ढीकना है ना। तो आप क्या सोचते हो कि इतने बड़े आदमी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे यार,
है ना, ठीक ही कह रहे होंगे। तो अपन लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं चलो ठीक है हम मुसड़ ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग आते हैं, ठीक है मुसड़ तो है, क्या करना है अपने को, नौकरी लगनी थोड़ी है, मुसड़ है तो। लेकिन मैं आपको कल से ये बात बताने जा रहा हूं कि आप मुसड़ नहीं है, आप बहुत होशियार, होशियार नहीं है बहुत होशियार हैं। और इस बात का प्रमाण मैंने कल भी दिया था और आज भी दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, इसमें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आप नहीं भरोसा हो तो कल मैंने कहा था कि आप जाके जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको जाके पढ़ लेना, याद मत करना, तो आपको 60% सवाल आ जाएंगे और जो कट ऑफ छूटती है वो 60-70 तो छूटती है। तो इतनी दवाई काम की है, आप कोई दवाई को ले ही नहीं तो सही तो कैसे होगा यार, है ना, वो तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो ये चीजें बहुत ही सरल तरीके से मैं ना पर्सन भी समझा दूंगा, ये मजाक भी है, सवाल भी है और आपको समझ में भी आएगा। देखना, ये गंगा नदी है, कौन सी है, इसका नाम है यमुना, इसका नाम है चंबल, इसका नाम है बनास, इसका नाम है खारी, इसका नाम है बांडी, इसका नाम है आपकी डूंड नदी, कौन सी नदी, डूंड नदी, इसका नाम है डूंड नदी, इसका नाम है अमानिसा का नाला आप वाला, और इस अमानिसा के नाले से निकलने वाली छोटी छोटी नालियां जो अपने घरों से निकलती है, ठीक है। अब छोटी छोटी नालियां देखो कहां जा रही है, गंगा में जा रही है, ठीक है ना। अब इस गंगा नदी में कहां तक का पानी जा रहा है, अपने जयपुर तक का पानी जा रहा है, ये मानते हैं हम लोग, कहां तक जा रहा है, जयपुर, और जयपुर तक का पानी जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा नदी का अपुहा क्षेत्र कहलाता है, गंगा बेसिन कहलाता है। अब इसमें से गंगा को हटा दो, आप सिर्फ गंगा को हटा दो, हटा दी, अब किसका बेसिन बचाइए, यमुना का, किसका बचा, अब यमुना को हटा दो, किसका बचा, चंबल का, चंबल बेसिन, अब चंबल को हटा दो, किसका बचा, बनास का, किसका बचा, बनास। मैं उम्मीद करता हूं बेसिन कभी नहीं भूलोगे, बताओ बोलोगे क्या, अरे नदी बेसिन क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कैसे कह सकते हैं तुम्हारे को सब लोग कि कैसे तुम थोड़ो मुसड़ो, कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ओके, तो देखना अब यहां पर बहुत ही आसानी से आपको ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है और मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये जो आपके सामने आकृति बनी हुई है, ये वाली आकृति, इसको हम पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। आज के बाद में ध्यान रखना है कि जिसकी औसत ऊंचाई 1250 मीटर से ज्यादा होती है, 1250 मीटर से जिसकी ऊंचाई अधिक होती है उसको हम पर्वत कहते हैं, ऊपर से शिखर नुमा होता है, कैसा होता है, शिखर नुमा। ये किसी भी किताबों में नहीं लिखा हुआ है, पहले बता देता हूं आपको मैं, किसी भी किताब में जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो किसी भी, लेकिन किताब में लिखने से क्या मतलब, हमारे को समझ में आना चाहिए, बात ही खत्म, ठीक है ना। तो पर्वत किसको कहते हैं, 1250 मीटर की जिसकी औसत ऊंचाई। अब मैंने ध्यान रखना औसत ऊंचाई बोली है, अब आप कई किताबों में पढ़ोगे ना वहां 1250, 1500 मिलेगा, 1400 मिलेगा, सब जगह अलग अलग मिलेगा, फिर कहोगे यार ये तो गलत है। गलत नहीं है, औसत ऊंचाई 1250 मीटर हमने लिखी है यहाँ, कितनी लिखी है, जिसकी 1250 मीटर से अधिक औसत ऊंचाई है वो पर्वत कहलाता है, बशर्त ऊपर से कैसा होना चाहिए, शिखर नुमा। कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत। अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, जितने भी पर्वत हैं वो सारे इसमें आते हैं, हिमालय पर्वतमाला, यस नो, ओके। अब नंबर 2 पे, अब ये पर्वतमाला है ना, धीरे धीरे इनका अपक्षय हो जाता है, इनका अपरदन हो जाता है, ये कट जाती है, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। जैसे सर अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में, कब हुआ था, जब अरावली बनी थी ना तब इसकी औसत ऊंचाई थी 2800 मीटर, जब इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में तो ये कितनी ऊंची थी, 2800 मीटर, और अब इसकी औसत ऊंचाई रह गई है 930 मीटर। इसका मतलब गई कहां गई, तो इसका अपरदन हो गया, अपक्षय हो गया, ऊपर से जो शिखर थे वो टूट गए, तो टूट गए तो वो पठार समतल हो गए, और समतल जब हो गए तो जब ऊपर से सपाट क्षेत्र हो, कैसा क्षेत्र हो, सपाट हो, और जिसकी औसत ऊंचाई 650 से लेकर 1250 मीटर तक हो, और उसको हम किस नाम से बोलते हैं, पठार के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं, जैसे सर हाड़ौती का पठार, जैसे हाड़ौती का पठार, रांची का पठार, किसका पठार, रांची का पठार, ऐसे बहुत से पठार होते हैं,
हमारे राजस्थान में प्रमुख पठार जिसका नाम है हाड़ौती का पठार। मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी बात। अब दोस्तों ये जो पठार होते हैं ना, इनको भी नदियां काट देती है। नदियां क्या कर देती है? काट देती है। नदी बहती है तो इनको क्या करती है, जैसे मान लो ये पठार है, जैसे ये पठार है तो नदियां क्या करती है, इसके बीच में से बहती है। तो बीच में से जब बहती है ना तो इस प्रकार से आकृतियां बन जाती है। अब इसमें से बीच में से नदियां बह जाती है। तो ये देखो ये जो आकृति बनी है इस प्रकार से, देख रहे हो आप, इनको कहा जाता है पहाड़ या पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? पहाड़ या पहाड़ियां। और दोस्तों जो समुद्र तल से 350 से 650 मीटर ऊंचा हो उसको हम पहाड़ या पहाड़ी कहते हैं। और ये उबड़ खाबड़ होती हैं, उबड़ खाबड़। अरे सर ये कौन सा शब्द आ गया? शब्द ये है, देखो एक तो होता है ऊपर नीचे और एक होता है उबड़ खाबड़। अभी हमारी बिल्डिंग में हम लोग सबसे ऊपर है और नीचे धरातल है, तो ये तो ऊपर नीचे हो गया, और इसी को हम लोग खोद दें तो ये उबड़ खाबड़ हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कोई पहाड़ी ऊंची है, मतलब इसको या कह सकते हैं आप जिग जैक, राइट ना? तो जिसकी आकृति जिग जैक जैसी हो वो क्या कहलाती है? पहाड़ या पहाड़ियां। और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 350 से 650 मीटर। मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये मोती डूंगरी, तो ये पहाड़ी है, सामोद की पहाड़ी, ठीक है ना? अपने अलवर में बहुत सी पहाड़ियां, उदयपुर में बहुत सी पहाड़ियां, नाग पहाड़ी है ना, कुकरे की पहाड़ी है ना, अजमेर में है। तो ऐसी बहुत सी पहाड़ियां हैं। क्लियर? अब पहाड़ियां जो होती हैं उनसे नदियां निकलती हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे राजस्थान में बहुत सी पहाड़ी है जहां से क्या निकलती है, जैसे बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है ना, बहुत सी नदियां निकलती हैं। तो जब नदियां निकलती है ना तो अपने साथ मिट्टी बहाती हैं, और मिट्टी से क्या बनते हैं? मैदान। क्या बनते हैं? और दोस्तों ये मैदान होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं साहब। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। यहां से लेके यहां तक का ये जो मैदान है, ये जो मैदान है इसको मैदान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। लेकिन ये वाला जो भाग है इसका नाम है उच्च मैदान। कौन सा मैदान? जिसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर से लेकर 350 मीटर होती है, इसको उच्च मैदान कहा जाता है। उसके बाद में यहां पर जो दूसरा मैदान आ रहा है ये निम्न मैदान होता है। कौन सा मैदान होता है? निम्न मैदान होता है। और इसकी औसत ऊंचाई 0 से 150 मीटर तक होती है। और दोस्तों ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये समुद्र आ जाता है 0 मीटर पर। कितने मीटर पर? 0 मीटर। ये 0 मीटर है और इस 0 मीटर पर समुद्र का तल आ जाता है। और दोस्तों जितनी भी ये ऊंचाइयां नापी गई हैं ये समुद्र के तल से नापी जाती हैं। सर समुद्र का मतलब है गिलास है, उस गिलास का जो ऊपरी हिस्सा है जहां तक पानी भरा है वो उसका तल है, और जो नीचे वाला भाग है उसको नीतल कहते हैं। नीतल। क्या कहते हैं? नीतल। मैं समझता हूं दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो जितनी भी ऊंचाइयां हैं हमारे देश में, इन सब ऊंचाइयों को समुद्र तल से नापा जाता है। कभी रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो वहां पे साफ साफ बोर्ड लगा होता है समुद्र तल। सर अब आपके दिमाग में सवाल आ जाना चाहिए अपने आप, और सवाल तभी आएगा जब आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे। और यदि आप चुपचाप सुन रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि अभी आप कुछ और सोच रहे हैं, देख मेरी तरफ रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो कहीं और चल रहा है। ठीक है? और मैं आपकी क्लास में बता रहा हूं कि कईयों का चल रहा है ना, क्योंकि वो अपने तुम्हारे जो ये दिमाग है ना इसमें जो लकीरें हैं वो बता देती है अपने आप कि क्या सोच रहे हैं भाई लोग। तो बताओ मुझे, सवाल करो कि सर ये समुद्र की ऊंचाई मापी कहां से जाती है? कौन से तल से? हाँ तो कौन सा तल, कहां, वो स्थान कौन सा है? अरे समुद्र तो है ही, मैं तो बता ही रहा हूं समुद्र तल समुद्र तल, लेकिन कौन सा समुद्र तल? अरब सागर। कौन सा? अरब सागर तो बहुत बड़ा है यार, वहां अपने जाएंगे। ले भाई फीता पकड़। नहीं भाई, आपको ध्यान रखना है कि समुद्र तल से, समुद्र तल, और वो है चेन्नई तट।
हमारे देश की जितनी भी ऊंचाइयां हैं वो कौन से तट से मापी जाती हैं? चेन्नई तट से। अपने को ये बात ध्यान रखना है, किस तट से मापी जाती हैं? चेन्नई तट से। मैं उम्मीद करता हूं अब देखो हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ते हैं। देखना, हम राजस्थान की अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे, ये रहा। अब आपको समझ में आ गया पर्वत क्या होता है। हम राजस्थान के प्रमुख क्या पढ़ेंगे? पठार, हाड़ौती का पठार, दूसरा भौतिक स्वरूप। ठीक है, हम राजस्थान के मैदान पढ़ेंगे, या मैदान से पहले पहाड़ियां, कुछ पहाड़ियां भी पढ़ेंगे। जो राजस्थान में बहुत सी पहाड़ियां, और पहाड़ियों के नाम पूछ लेता है अगला, 4 पहाड़ियों के नाम दे देता है, इधर पूछ लेता है जिला, बोला बताओ कौन सा सही है। या फिर क्या करेगा, 4 पहाड़ियों के नाम देगा, इधर लेगा ऊंचाई और बता बुलाओ मिलान करो भाई कौन कौन सी बराबर है। ठीक है ना, तो वो सारा क्वेश्चन कहां जाएगा? पहाड़, पहाड़ी में। फिर आएगा मैदान। हमारे 2 प्रकार के मैदान है, एक पूर्वी मैदान और एक पश्चिमी मैदान। पश्चिमी राजस्थान के मैदान को हम मरुस्थल कहते हैं और पूर्वी राजस्थान के मैदान को हम लोग उपजाऊ मैदान कहते हैं। अब उस मैदान में भी कई मैदान ऊंचे हैं और कई मैदान क्या हैं? निम्न है। जैसे सर उदाहरण दो, उदाहरण दे देते हम। जैसे उच्च मैदान, तो नागौर की उच्च भूमि, हम पढ़ेंगे इसको, नागौर की उच्च भूमि। तो नागौर की जो उच्च भूमि है ना, ये नागौर की उच्च भूमि 150 से 350 मीटर ऊंची है। तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नागौर की उच्च भूमि का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि नागौर में उच्च भूमि है, तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि नागौर की वो भूमि है ना आसपास के क्षेत्र से ऊंची है। और कितनी ऊंची है? 150 से 350 मीटर ऊंची है। इसके अलावा हमारे राजस्थान में प्रमुख 2 उच्च भूमि है। वैसे छोटी छोटी बहुत सी जगह हैं, लेकिन 2 प्रमुख, एक पढ़ते हैं हम लोग नागौर की उच्च भूमि और दूसरी पढ़ते हैं शाहाबाद की उच्च भूमि, जो 12 में है। जो कहां पर है? 12 में है। क्लियर। फिर निम्न मैदान, तो निम्न मैदान तो हमें जैसे पढ़ते हैं कि लूणी नदी बालोतरा में आकर इकट्ठा हो जाती है और वहां से उसका पानी खारा हो जाता है। वो क्षेत्र जो है बालोतरा वाला, ये निम्न क्षेत्र है, वहां पानी सारा के इकट्ठा होता है क्योंकि वो नीचा भाग है। इसका मतलब नीचा कितना है साहब? तो वो इतना नीचा है कि उसका जो समुद्र तल से वो 0 से 150 मीटर तक की ऊंचाई का भाग है। तो हम जो राजस्थान में हम भौतिक स्वरूप के बारे में जो चर्चा करेंगे वो इसी के इर्द गिर्द होगी। किसके इर्द गिर्द होगी? इसी भौतिक स्वरूप। तो मैं अब ये मान लूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। क्लियर। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी, मैं उम्मीद करूंगा उनको भी ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है ना, ये इसलिए पढ़ा है कि हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ने जा रहे हैं। अब राजस्थान का भौतिक स्वरूप है तो मैं डायरेक्ट ही उसको आपको दे देता तो थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू कर देते हैं हम लोग। ये क्या है? ये क्या है? आकृति है। ये क्या है? आकृति है। वेरी गुड। और इस आकृति में जब हमारी पृथ्वी आग का गोला थी और जब ये अलग हुई थी तो आग का गोला थी बिल्कुल गर्म थी, फिर धीरे धीरे क्या हुई? ठंडी हुई। अब देखो कोई भी चीज हो ठंडी होती है, क्यों? क्यों होती है? कोई चीज ठंडी क्यों होती है? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है सीधा सा, कोई भी चीज ठंडी क्यों होती है? यस, उष्मा का उत्सर्जन हो जाता है, उष्मा बाहर निकल जाती है, तो वो चीज अपने आप ही ठंडी होनी है। जब तक उष्मा रहेगी, ऊर्जा रहेगी, एनर्जी रहेगी, तब तक वो क्या रहेगी? गर्म। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, इसमें धीरे धीरे उष्मा बाहर निकली, और जब उष्मा बाहर निकलती है तो हम घर पे जो बाटी बनाते हैं उसका ऊपरी भाग ठोस होता है। हाँ या ना? हमारी पृथ्वी का भी भाग ठोस हुआ, और ये जो ठोस हुआ ना, उस ठोस वाले भाग को एक आदमी ने नाम दिया, और वो नाम था पेंजिया। क्या नाम था? ये नाम जो जिस आदमी ने दिया उसका बाद में बताएंगे, बट अभी देखना है पेंजिया नाम दिया। दूसरा जो नाम दिया, जहां पानी भरा था, नहीं रुको एक बार, इसको ये ज्यादा हो जाएगा मामला। पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। ये नाम दिया है ना, उस आदमी ने दिया है, और उस आदमी का नाम है वेगनर महोदय। कौन सा नाम है? वेगनर महोदय ने ऐसा कहा, हमें कहा कि साहब ये जो हमारी पृथ्वी है ना, इसमें जो स्थल वाला भाग है ना,
उसको पेंजिया है, ये पेंजिया कहलाता है। और इस पानी भरा है इसके चारों तरफ, इसको हमने पैंथालासा कहा है। ये जलीय भाग है। जो अंडा होता है ना, उस अंडे का जो अंदर वाला पीला वाला भाग है ना, वो पेंजिया है। वो क्या है? पेंजिया है। और जो पानी है ना उसका नाम क्या है? पैंथालासा। ये हम नहीं कह रहे हैं, किसने कहा है? वेगनर महोदय ने कहा है। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये सवाल आरपीएससी ने पता नहीं कितनी बार पहुंच लिया है, कितनी ही बार। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्थल लिख दिया और यहाँ पे मैंने जल लिख दिया, अब देखना आप भी अब गलती करोगे। देखना, पूछ लूं आपसे सवाल। मेरा सवाल ये है कि ये जो पेंजिया है और ये जो पैंथालासा है, तो प्रश्न यूं पूछा गया कि वेगनर महोदय ने महादेश को किस नाम से बोला था? महादेश को किस नाम से जाना गया था, या किस नाम से उसने उपमा दी थी, या क्या कहा था? सवाल का आंसर सुने, पहले सवाल सुन ले दोबारा से। वेगनर ने महादेश को किस नाम से बोला था? अब पहले बात तो हम यहीं पे माथा खराब। पहले गुरुजी एक बात बताओ, ये महादेश क्या है? यहीं अटक रहे हो, मुझे पता है अटक गए ना दोस्तों। महादेश आज के बाद में महाद्वीप ही होता है, ठीक है ना? क्या होता है? महाद्वीप। अब महाद्वीप पे आ गए, चलो ठीक है। अब एक सवाल को थोड़ा आसान कर दिया है हमने। अब सवाल दोबारा है कि वेगनर ने महाद्वीप को किस नाम से बोला था? पेंजिया के नाम से। किस नाम से बोला था? अब देखो, मैंने तो मेरा काम कर लिया था, ये तो मेरे को चलो ठीक है, मेरे को ऐसे याद आ गया, मैं पूछ लेता हूं, फिर भी अटक गए। तो जब सवाल, एक शिक्षक सवाल आपको सामने समझा देता है, लिखवा देता है, और फिर हम लोग अटक जाते हैं, तो मामला गड़बड़ जाता है, फिर गाली आप लोग बदरी जाती है ना। पेंजिया, पेंजिया स्थल है, और स्थलीय भाग को हम लोगों ने महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? और हमारे देश में कितने महाद्वीप, हमारे पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं? तो अब समझ में आ गया कि उस आदमी ने स्थल भाग को, या मैं यूं कहूं कि इसको महाद्वीप को क्या नाम दिया था? पेंजिया। और पैंथालासा किसको नाम दिया था? अगले ने महासागरों को। किसको दिया था? किसको दिया था? बात क्लियर है? अब यहां तक सवाल खत्म हो गया है इस वेगनर का। अब देखो दोस्तों, क्या होता है, कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। क्या बात सही है? सारे जानते हैं इस बात को? नहीं जानते हैं। सारे इधर के ही हैं? मोटा अनाज जानते हैं? अरे हाँ या ना? मोटा अनाज जानते हैं। अभी वर्तमान समय में मोटा अनाज खा भी रहे होंगे, बाजरा या मक्का खा रहे होंगे। तो जब बाजरे की रोटी हम लोग बना देते हैं और वो बच जाती है, और हम उसको डाल देते हैं साइड में, तो जैसे जैसे वो ठंडी होगी, क्या उसमें दरारें आएंगी? हाँ या ना? हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई, ये पेंजिया टूट गया। ये पेंजिया क्या हो गया? टूट गया। और देखो दोस्तों, ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ये पेंजिया से ये 2 भाग बने। इसका नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था? और इसका नाम है गोंडवाना लैंड। क्या नाम है इसका? और दोस्तों, इसके बीच में जो पानी भरा, क्योंकि टूटेगा तो भरेगा यार, सिंपल सी बात है, तो ये जो पानी भरा, इसका नाम क्या था? तैतीस सागर। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? देखो साहब, इस लाइन को मैं 1 ही मिनट में खत्म कर सकता था, लिखवा सकता था, लेकिन यदि हम लोग इसको समझेंगे ना, तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। मैं करूंगा ही सर, तो भी नहीं होगा। ठीक है? ओके। अब क्या होता है, हम लोग सीधे राजस्थान पे सीखना है। इस गोंडवाना लैंड को मैं एक अलग नाम दे रहा हूं, वो है जी। क्या नाम है? और 33 सागर को जो मैं नाम दे रहा हूं, वो है टी। क्या नाम दे रहा हूं? अब देखो दोस्तों, यहां पर इन दोनों को मैं एक जगह ला रहा हूं, और इसका नाम दे रहा हूं जीटी। क्या नाम दे रहा हूं? जी का मतलब क्या है यहां? गोंडवाना लैंड। और टी का मतलब क्या है यहां? 33 सागर। अब दोस्तों क्या होता है, हमारे यहां पे 33 सागर और इस गोंडवाना लैंड से हमारे राजस्थान के
4 भौतिक स्वरूपों का निर्माण होता है। कितने भौतिक स्वरूपों का निर्माण होता है? 4 से। हम देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस जी की, और उसके बाद में बात करेंगे हम लोग इस टी की। दोस्तों सबसे पहले जो बना उसका नाम अरावली है। अब सवाल आ जाता है कि अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना का। किसका अवशेष है? गोंडवाना। वो तो सिंपल आंसर आ रहे हैं। उसके बाद में नंबर 2 हाड़ौती का पठार। किसका पठार? हाड़ौती का पठार। तो ये 2 पार्ट किसके अवशेष हैं? गोंडवाना के। उसके बाद में यहां पर मरुस्थल, कौन आएगा? मरुस्थल। यहां पे लिख देता हूं मैं थार का मरुस्थल। किसका मरुस्थल? थार का मरुस्थल। और जो दूसरा है उसका नाम है पूर्वी मैदान। कौन सा मैदान? पूर्वी मैदान। क्लियर हो गया सवाल? है देखो यहां से आपने सवाल के आंसर देने शुरू कर देने हैं कि हमारे राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूप हैं। कितने भौतिक स्वरूप हैं? पहला कौन सा है? अरावली। दूसरा कौन सा है? हाड़ौती। तीसरा कौन सा है? थार का मरुस्थल। और चौथा कौन सा है? पूर्वी मैदान। दोस्तों यहां पर अब किसके अवशेष हैं? क्या आप बता सकते हैं? यस, जैसे 33 सागर के अवशेष कौन कौन है? थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान। बताओ सवाल आ गया। अब इस सवाल के आने के बाद में एक लाइन खींच देता हूं। ये लाइन भी सवाल बना दिया है। इस लाइन ने भी क्या बना दिया है? सवाल बना दिया है। क्यों आप में से कोई सोच सकता है कौन सा सवाल बनेगा? अवरोही कहां से बनेगा यार? यहां तो मैंने संख्या लिखी ही नहीं। संख्या कब आरोही और अवरोही कब होता है? जब ऊपर से कम से ज्यादा और ज्यादा से कम होता है। यहां तो कम ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, दिख नहीं रहा मुझे। क्या प्रश्न बनेगा बताइए? क्या प्रश्न बनेगा? कोई बता सकता है आप में से? जो ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? फटाफट बताइए कि इनमें से ये जो लाइन है, देखो यहां मैं कल से पढ़ा रहा हूं आपको, मैं लाइनों में प्रश्न बना रहा हूं, है ना? आपके एग्जाम में नहीं आएंगे कि सर ये लाइन आ गया, है ना? कौन सा क्रम बता रहे हैं? ऊंचाई से मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा कुछ कह रहे हैं? ओके, और कोई? ओके, कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं आएगा। हाँ आप कुछ कह रहे हैं? वेरी गुड, यही सही है। देखो ये आएगा पुरातन से नवीन की ओर। अब पूछा जाए आपसे कि बताओ राजस्थान का सबसे पुराना भौतिक स्वरूप कौन सा है? अरावली। दूसरा, तीसरा, सबसे नवीनतम कौन सा है? हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो बस इतना सा ही कहा था कि आप इंटेलिजेंट हैं, और आप हैं। आप हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया। उस लाइन खींची थी मैंने, तो अभी सिर्फ लाइन खींची थी और आपने आंसर दे दिया कि हाँ सर ये सच में ऐसा है। अब लाइनें कितने ही पढ़ लो उससे सवाल नहीं होता। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने वाले हो जब तक सवाल समझ में नहीं आता। वो भले ही मैथ का हो या भले केमिस्ट्री का हो, भले जीके का हो, सवाल सवाल होता है। ठीक है ना? तो मैं समझ रहा हूं ये लाइनें बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपको। तो हमारे राजस्थान में कितने भौतिक स्वरूप हैं? 4। पुराने से नए की ओर समझ में आ गया। और इसमें ऐसी वाली लाइन खींच देंगे तो कौन सी हो जाएगी? सिंपल है ना? हर जगह आरोही अवरोही नहीं लगा देना है, हर जगह नवीन और पुराना भी याद रखना है। अब याद रहेगा। अब दोस्तों यहां पर फिर से सवाल निकाल देते हैं हम लोग। अभी मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा निकालने की। ठीक है? नहीं, नेक्स्ट पेज पे नहीं निकालना, इधर ही है। छोटा होता है कि ऐसे कुछ करूं? कौन सा वाला? इससे? अच्छा ठीक है। अब और हो तो गया यार। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो चलो अच्छी बात है। अब ये दिख तो रहा है सबको? क्लियर। अब देखो यहां से मैं सवाल निकालने वाला हूं, और सवाल भी बहुत अच्छा वाला है। मतलब आप ये सोचने वाले हो यार ऐसे सवाल निकलते हैं क्या? देखो सवाल तो कहीं से भी निकल सकते हैं ना। कोरोना किसी को पता थोड़ी था, निकला ही ना। तो निकलना तो सब कुछ है ना। अब देखो हमारा जो इंडिया है, उस इंडिया का जो भौतिक स्वरूप है ना, उसको हम लोगों ने मोटे मोटे 4 भागों में और छोटे रूप में बांटते हैं। यदि विशेष रूप से बांटते हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है। तो हमारे इस राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने और इस आरपीएस ने सवाल करे, और तगड़े सवाल करे थे भाई। सवाल ये था, पहला सवाल ये था कि राजस्थान का अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक स्वरूप का भाग है? एक सवाल ये था, ठीक है, जो अभी समझ में नहीं आएगा। दूसरा सवाल, राजस्थान का कौन सा पठार
भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, राजस्थान का हाड़ौती का पठार भारत के किस भौतिक स्वरूप का भाग है? मतलब एक ही लाइन थी, उस एक ही लाइन को 4 बार घुमा दिया बंदा और लोग घूम रहे हैं, यार इसका कैसे आएगा सवाल, यार इसका कैसे आएगा सवाल। हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। बता दें? देखो, ये हमारा है इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का क्या है? रेखा चित्र है। ये क्या है? रेखा चित्र। बड़े शालीनता से पढ़ो है ना, आराम से पढ़ो, कोई समस्या ही नहीं है अपन लोग। और ज्योग्राफी को सीख के जाएंगे हम लोग, और ज्योग्राफी इतनी सीख लोगे कि अच्छे से सवाल आप हल कर लेंगे। ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया का ये वाला जो भाग है इसका नाम हिमालय है साहब। क्या नाम है इसका? ये वाला जो आप भाग देख रहे हो इसका नाम साहब दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। क्या नाम है बोलो? और ये वाला जो आप खाली स्थान देख रहे हो यहां पर, ये वाला, इसका नाम मैदान है, और इस मैदान का नाम है उत्तरी विशाल मैदान। क्या नाम है इसका? उत्तरी विशाल मैदान। तो 3 हो गए। 4 है, ये तटीय मैदान कहलाते हैं। कौन से मैदान कहलाते हैं? तटीय मैदान। तो हमें तो इन 3 से ही मतलब है। अभी सवाल क्या था, दोबारा रिपीट करता हूं, अब आंसर देने की कोशिश करना कि राजस्थान का हाड़ौती का पठार भारत के किस भौतिक स्वरूप का भाग है? आंसर बताओ देंगे। हाँ, नहीं बता रहे, समझो। देखो, हमारा ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, और यहां ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है ये। तो यहां कौन से जिले थे वो? हाड़ौती। कौन सा था? तो राजस्थान का हाड़ौती का पठार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? अवशेष है या भाग है। क्लियर है? अब दूसरा सवाल पूछ लो, अब तो बता ही दोगे। राजस्थान का मैदानी क्षेत्र भारत के किस भौतिक स्वरूप का भाग है? उत्तरी विशाल मैदान। किसका भाग है? बहुत ही सरल है। तो यहां पर देखिएगा, अरावली तो अलग से ही होगा, है ना, अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? लेकिन ध्यान रखना है कि थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये दोनों भारत के उत्तरी विशाल मैदान के भाग हैं। मैदान के क्या है? भाग हैं। ठीक है ना? कल से पहले आपकी ये थिंग थी, जो आपका सब्जेक्ट था, वो आपको ऐसा लगता था कि सर मुझे यही आता है, जीके में तो मैं 0 हूं। लेकिन आने वाले 5 दिन में आप ये कहोगे सर हमें राजस्थान ज्योग्राफी आती है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये कहने वाले हो आप लोग, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये बात, क्योंकि मुझे भरोसा है खुद पर। ठीक है, अब यहां पर ये वाली बात समझ गए? ये दोनों सवाल आ जाएंगे तो कर दोगे आप। और हाड़ौती का जो पठार है, कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? भाग है, पठार का भाग है। अब दोस्तों क्या हुआ, अब जो एग्जामिनर था ना, वो कभी कभी अपने से इंटेलिजेंट मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर आपसे इंटेलिजेंट नहीं होता है। ठीक है ना? यदि एग्जामिनर इंटेलिजेंट हो ना, तो हर परीक्षा में 5-7% डिलीट नहीं हो। हर एग्जाम में 5-7% डिलीट करते हैं। अभी इंटेलिजेंट हो तो क्यों करें ऐसा काम? हमारा एक एग्जाम लगा था फर्स्ट ईयर का 2015-16 में, उसमें 27% डिलीट हुए थे। कितने? कोई माथा खराब वाला आदमी था या कोई लुगाई से लड़ा हुआ था कोई आदमी, उसने बनाया था वो पेपर, है ना? तो अपने को क्या करना है, थोड़ा सा उस एग्जामिनर के जैसे इंटेलिजेंट बनना है। कैसे बनना है सोचो। देखो मैं तो बताता हूं आपको। ये हाड़ौती का पठार है। इस हाड़ौती के पठार में यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? अब इस नर्मदा नदी ने, और यहाँ पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। क्या नाम है? इस विंध्याचल पर्वतमाला ने हमारे भारत के दक्षिणी भाग को 2 भागों में बांट रखा है। इस दक्षिण प्रायद्वीप पठार के 2 भाग है, एक तो उच्च भूमि ऊपर वाला, और नीचे वाले का नाम है दक्खन का पठार। क्या नाम है? और इस वाले भाग को कहते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार? तो प्रश्न सुनो कि भारत के, या सीधा ही पूछ लेता हूं कि मालवा के पठार का अवशेष राजस्थान में अवस्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार आएगा? या क्वेश्चन दे दे हाड़ौती का पठार भारत के किस पठार का अवशेष है? ऑप्शन दे दे मेघालय का पठार, मालवा का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। तो किसका आंसर है?
कैसे आ जाए बंदा, हम तैयार हैं, ठीक है ना। और ऐसे तैयार कब होंगे, जब ऑब्जेक्टिव सवाल निकालेंगे, है ना। लक्ष्य की 10,000 प्रश्न की बुक आती है, उठा लाओ। सिकवाल की 10,000 की आती है, उठा लाओ, ठीक है ना। और रोज के फिक्स कर लो, दिसारी ऐप मैंने आपको कल बताया था, डाउनलोड कर लो उसको। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रोज के बैठे हो 5 मिनट बैठ के, चल 20 क्वेश्चन निकाल लेते हैं भाई। बस यही एक जॉब लगने का सबसे सरल, मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ऐसा हो कि जॉब लगने वाले कुछ स्पेशल होते हैं, तो कुछ भी नहीं होते हैं दोस्तों। 10वीं क्लास में 39% है मेरा, ठीक है, और उसमें भी ग्रीस लगा हुआ है 6 नंबर का मैथ्स में, और अभी मैं लेक्चरर हूँ, स्कूल लेक्चरर, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं है कि मैं ना, क्योंकि मेरे को आपके जैसे ही थे कि थूड़ है, कुछ नहीं करता है, तुम पढ़ते नहीं हो, फलाना नहीं हो। फिर कोई आदमी ने कह दिया तो इंटेलिजेंट है, और मैंने उस आदमी की बात को मान लिया। क्या कर लिया, मान लिया, और उसी आदमी की बदौलत मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। तो हम लोग यदि ऐसा करेंगे कि हाँ सर जॉब लगनी है, तो जॉब के लिए सरल तरीके से, बहुत आसानी से पढ़िए, जो चीज हमारे को दी गई है उसको सरल तरीके से पढ़िए, और एक बार में किसी को याद नहीं होती है दोस्तों। कैसे सर, जैसे मान लो आप किसी गांव में या किसी गली में जाते हैं, पहली बार गए, तो आपको छोटा मोटा एक दो चीजें याद रहती है कि हाँ यार वहां पे एक स्कूल आया था, बस इतना ही याद रहता है। लेकिन आप उस गली में जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं, तो 5 दिन बाद में ये हालत होगी, फोन ऐसे लगा होगा और आपको पता रहेगा यहाँ ब्रेक आने वाला है, यहाँ वो दुकान आने वाली है, वो जर्दे की दुकान वहां मिलेगी, खेने की दुकान वहां मिलेगी, और वहां ये मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि हमने उस मार्ग से आना जाना किया। आपकी जो किताब है ना, उसे आना जाना करो आप, आपको याद नहीं, सर मेरे तो ये पाठ जब याद नहीं होगा ना, ये लेसन जब तक, ये टॉपिक याद नहीं हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम बाकी को छोड़ रहे हो उसके चक्कर में, और वो याद भी नहीं होता। हमारे में से जितने भी बेरोजगार हैं, उसमें से 75% बेरोजगार तो पहले टॉपिक में ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मेरे जैसे आदमियों के सामने चपेट में आ जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूं ना, तो आज जाके आप में आग लगेगी, आज से किताब पढ़नी है, अभी बस पढ़ना है, आज फाड़ देना है। फिर शाम को जाएंगे, थोड़ी रजाई के टच में आएंगे, देखो आज नहीं, थोड़ा गर्म हो लेते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं, और अपन लोग 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, और 10 बजे ना, और आप सोए ना, फिर आप दूसरे दिन आते हैं। हाँ सर क्या कह रहे थे आप? क्या ऐसा ही होता है? ऐसा होता है, हाँ या ना? यस, ऐसा होता है। तो आप के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने क्या करना है कि टारगेट बनाना है। टारगेट का मतलब होता है टाइम फिक्स करना है। टाइम फिक्स का मतलब होता है कि आपको 7 बजे बैठना है, मतलब बैठना है। सर याद नहीं, कोई नहीं, आप याद नहीं करना है, आपको किताब जो फिक्स है आपके पास, जो भी गाइड है, बुक्स है, उनको पढ़ना है। अब पहला टॉपिक होता है ना, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ लो, उसमें इंट्रोडक्शन आता है, और वो बहुत हार्ड होता है सच में। अब राजस्थान की ज्योग्राफी में ये जो आंकड़े आ गए, लंबाई, चौड़ाई, इतनी दूरी, अक्षांश, देशांतर, तो पहले कैसे जैसे यहां से डोज लेके जाते हैं वो, फिर वो डोज उसी में खत्म हो जाती है, दूसरा चैप्टर आता ही नहीं है। फिर मेरे जैसे इंसान क्या करता है, 1-2 दिन से उनके भी इच्छा हो जाती है, वो क्या करता है, फिर ज्ञान देना शुरू करता है, फिर मोटिवेशन होता है, यस आज चलेंगे, आज फाड़ देंगे भाई साहब। फिर वो नीचे कोई ना कोई मिला, ठीक है ना, इधर से उधर हुए, अरे कल करेंगे, फिर पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं और वहीं स्टॉप हो जाता है। दोस्तों कभी पहला चैप्टर याद नहीं हो ना, तो उसको फाड़ के फेंक देना, इसको याद नहीं करना है, दूसरे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर काम होगा आपका, और 100% करेंगे। सवालों को पढ़ने के लिए या किताब को पढ़ने के लिए आप लोग उससे गुजरिए, एक बार नहीं 4 बार, मिनिमम कितनी बार? मैं गारंटी से कह रहा हूं, किसी भी किताब में से आप 4 बार उसको पढ़ दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिएगा, आप 80% पार कर जाएंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं हम। हमें कुछ नहीं था, हम लोग जब पहली बार, जब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने पहली बार कंपटीशन दिया था, तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमें माइनस में 8 नंबर प्राप्त हुए थे, ठीक है। और अब टेस्ट देते हैं तो हम रैंक में आते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आराम से सब चीजें याद होंगी। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े, क्लियर?